नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और पिछली क्लास में हमने क्या किया था, मौलिक अधिकार से जितने जुड़े हुए क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर लिए थे। और आज के सेशन में हम लोग जो डीपीएसपी है, जो भाग अपने किस में आता है, भाग चार के अंतर्गत आता है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक शामिल है ये, 36 से लेकर के 51 तक। तो इनके सभी आर्टिकल्स को देखेंगे हम लोग और इनको याद करने का प्रयास करेंगे। अब कुछ लोग इतना सोच करके छोड़ के भाग जाएंगे वीडियो कि इतना कौन याद करेगा। देखिए, ये एक मानव खड़ा है आपके सामने, इसने भी याद किया है तो आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे, कुछ निमोनिक्स बना करके, कुछ सीक्वेंस बना करके, कि चीज़ें आसान हो जाए। मतलब एकदम तोते की तरह रटना ना पड़े, कुछ लॉजिक लगा करके, कुछ कॉमन सेंस से चीज़ों को याद किया जा सके। ठीक है, चलिए। और बाकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन आ गया है, आपको पता ही होगा, संज्ञान में आ गया होगा आपके। और 1 तारीख से ही उसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए। हालांकि वेबसाइट काम नहीं कर रही है, लेकिन तब भी जब भी मौका मिले आपको तो नज़दीकी सेंटर से, नज़दीकी कंप्यूटर ऑपरेटर से या खुद अपना फॉर्म डलवा लीजिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, डीपीएसपी पे बात करने से पहले कि हमने एक वीडियो का जो सेशन लिया था पॉलिटी का, वहाँ भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर भी चीज़ें हमने याद कर ली थी। ठीक है, वहाँ पर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला था बच्चों का क्या, दोस्तों का। ठीक है, तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि याद कर लें। और पहले फंडामेंटल चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ कि क्या है। देखिए, पहली बात तो हमने क्या देख लिया है, भाग 4 में शामिल है ये। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसके अंतर्गत आया है। ठीक, दूसरी बात इसमें देखिए, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें, चलिए उसको उसी वक्त देख लेंगे, नहीं अभी देख लीजिए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कौन कौन से जोड़े गए, एक 39A जोड़ दिया गया अनुच्छेद। ठीक है, एक 43A जोड़ दिया गया अनुच्छेद। ठीक है, एक 48A जोड़ दिया गया अनुच्छेद। ठीक, ये तीनों आर्टिकल किससे जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरह से सवाल पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक, अब देखिए, एक 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011, इसके तहत क्या जोड़ा गया, 43B। ठीक है, और इसी के तहत भाग 9B भी जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, सहकारी समितियां। ठीक है, अनुच्छेद कहां से कहां तक, 243ZH से लेकर के 243ZT तक। ठीक है, जब हम भाग पढ़ेंगे संविधान के तब वहां पर इन चीजों को देख लेंगे। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है, याद रखिएगा, 43B जो अनुच्छेद है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976, ये किससे जोड़ा गया है, इनके तहत ये जोड़े गए हैं, 39A, 43A, 48A। ठीक है, अब हम लोग एक तरह से देखना स्टार्ट करते हैं 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की किस तरह से चीजों को याद किया जा सकता है और क्या क्या इनसे देखिए, अब मैं ये चीजें हर एक आर्टिकल क्यों बता रहा हूं, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कुटीर उद्योग वाली बात किस अनुच्छेद में की गई है ना, पंचायती राज की बात किस अनुच्छेद में की गई है, समान नागरिक संहिता की बात किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस अनुच्छेद में क्या बोला गया है। समान रोजगार, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में बात की गई है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात किसमें की गई है। चलिए देखते हैं आकर के। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या है, पहले एक फोटो दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है ना। चलिए, तो उसमें देखिए 39A लिखा होगा आपको। सबसे पहले देखिए, अच्छा फोटो अभी बाद में लाएंगे, पहले यहां समझ लीजिए 36 से लेकर क्या है, 36 समझ लीजिए क्या है। जैसे देखिए, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ था, अनुच्छेद 12 में समझाया गया था कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो ऐसे ही यहां भी राज्य शब्द इस्तेमाल किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फॉर या ऑफ। ठीक है, फॉर ही कर लीजिए। तो 36 में जो राज्य, यही बोला गया है, राज्य की वह परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है या परिभाषित किया गया है या उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 समझ में आ गया। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब भी संज्ञान में रखिए, क्योंकि हम पूरा पढ़ रहे हैं तो एक बार जानने में कोई हर्ज नहीं है। अब 37 में क्या बोला गया है, 37 में ये बोला गया है कि जो डीपीएसपी है, अब डीपीएसपी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, वाद योग्य नहीं होंगे। अब वाद योग्य नहीं होने का मतलब क्या है, मतलब इनमें जो प्रावधान दिए हुए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, इनमें जो भी बातें की गई हैं, जो भी
एक तरह से वादा किया गया है, उनको आप उनके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट में आ सकते कि राज्य ये लागू नहीं किया। ठीक है, हमने वहां जब अधिकार की बात की थी तो वहां हमने बताया था कि अधिकार दो तरह के थे। एक जो राज्य गारंटी देता है और स्वीकृति करता है उसको क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, और जो संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अधिकार दिए गए हैं कि जब संसाधन की उपलब्धता होगी तो उसके आधार पर चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो उसमें क्या है, ये उसमें डीपीएसपी आ जाता है। क्या जाता है डीपीएसपी, जैसे कि हम देखेंगे अनुच्छेद 45 में जो बात की गई थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क सहायता वाली, वो उठा के कहां डाल दिया गया, मौलिक अधिकार 21 में डाल दिया गया। जैसे देखेंगे हम कि जो 19F और 31B के तहत था, है ना, संपत्ति का अधिकार, उसको कहां डाल दिया गया, 301 के विधिक अधिकार के तहत डाल दिया गया संपत्ति का अधिकार। तो चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप देखिए, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बोलने के लिए कि भाई हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है और हमें उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, सरकार इसके लिए बाध्य है उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन डीपीएसपी के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जिस तरह से राज्य जिस तरह से आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि राज्य पे बाध्यकारी होगी वो आरक्षण देगा ही देगा आपको। उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी क्या है, आपके लिए वाद्य योग्य नहीं है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में आप उसको क्लेम करने के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, राज्य के पास जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो वो आपको उपलब्ध करा देगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें होगी वाद्य योग्य वाली बात। अब बताइए अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 बोला गया है, अनुच्छेद 38 में सीधे बोल दिया गया है। अच्छा देखिए, हम यहीं पर ऐसे लिख लिख के डिस्कस कर लेते हैं हल्का हल्का, मैं की पॉइंट लिख दूंगा, बाकी मैं जो बोल रहा हूं उसको रोक करके आप वो कर लीजिएगा। बाकी अगर नोट करना है आपको तो जो मैंने फोटो लगाया है या मैं अब लगा दे रहा हूं, ठीक है, अब जो फोटो दिख रही है इसको रोक करके आप पूरा नोट कर लीजिए पहले। ठीक, फिर सुनिए। ठीक है, जो नोट करिएगा उसमें जो मैं पॉइंट बोलूंगा उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, 38 में क्या बोला गया है, 38 बोला गया है भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, लोक कल्याणकारी राज्य होगा। ठीक है, ये 38 में बोला गया है। ठीक, 36, 37, 38 क्लियर हुआ। अच्छा क्या था जरा बताइए, जरा क्लियर हो गया तो अब यहां पर देखिए, यहीं पर चीजें समझने की कोशिश करिए आप। अभी मैंने बोला ना बताइए क्या है, तो क्या आप 36, 37, 38 सोच पा रहे हैं, जो भी इतने दिन सुना है आपने, सोच पा रहे हैं? 36 में राज्य की परिभाषा किसके तहत, अनुच्छेद 12 के तहत। 37 में क्या बोला गया, 37 में बोला गया है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होंगे, ये याद आया आपको। 38 में क्या बोला गया कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, ये बात की गई है अनुच्छेद 38 में। ये तीनों आपको तुरंत इमेजिन हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इमेजिनेशन शक्ति और बढ़ाइए, क्यों, क्योंकि हम चीजें और बेहतर तरीके से याद करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आते हैं सबसे पहले 39 नंबर पे, 39 पे। तो इसमें कई 4 क्लॉज में महत्वपूर्ण है, ए, बी, सी और डी। उसके बाद हम देखेंगे एक सेपरेट अनुच्छेद 39A। ठीक है, पहले समझिए 39 में बात की गई है, 39 क्लॉज ए में बोला गया है कि राज्य महिला, देखिए मैं जल्दी लिखने की कोशिश करता हूं, राज्य महिला पुरुष को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, राज्य जो है महिला और पुरुष को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, ये अनुच्छेद 29 क्लॉज ए में बोला गया है। और यहीं बी में क्या बोला गया है, बी में ये बोला गया है कि संसाधनों का, राज्य जो है ये यहां पर जो राज्य, ये कॉमन ले लीजिए, राज्य संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अब क्लॉज सी में क्या बोला गया है, अभी मैं बताऊंगा, लिंक समझाऊंगा। ठीक है, समझा, लिंक क्या मतलब, एक तरह से जब इसको पढ़ेंगे ना लगातार यहां डी तक तो चीजें समझ में आएंगी, अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अब अगला क्या है, राज्य अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार करेगा कि जो है पूंजी कुछ सीमित लोगों तक
तक केंद्रित ना हो, केंद्रित ना हो, ठीक है, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो, ये जोड़ लीजिएगा, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो, ये बोला गया 39 क्लॉज सी में। अब 39 क्लॉज डी में क्या बोला गया है कि समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हो गई, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अब देखिए यहां पर समान कार्य के लिए समान वेतन से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये ले लीजिए कि रघुवीर सिंह एक केस आया था 1982 में, 1982 में एक केस आया जिसके तहत बोला गया कि अनुच्छेद 14 प्लस 16 प्लस प्रस्तावना, ठीक है, प्लस 39 क्लॉज डी को साथ मिला के अगर देखा जाए तो उसका जो अर्थ निकलता है वो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है उसको पूर्ण रूप से व्याख्या करता है उसकी, ठीक है। ये 1982 में रघुवीर सिंह केस में आया था कि 14, 16 और प्रस्तावना और 39 क्लॉज डी को मिला के साथ में पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान भी रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ए में क्या हो गया, सबसे पहली बात कि आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक। दूसरा क्या है, संसाधनों का, अब देखिए ध्यान रखिए कि यहां पर बी और सी में कंफ्यूज होंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास में भी पूंजी वाली बात की गई थी, ठीक है। इसमें भी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करा जाएगा, ठीक है। बी वाले में क्या है कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अब यहां पर क्या है कि अर्थव्यवस्था का विकास इस तरह किया जाएगा पूंजी कुछ लोगों तक सीमित ना हो, केंद्रित ना हो, ठीक है, पूंजी कुछ लोगों तक केंद्रित ना हो। अब डी में क्या है, डी में सिंपल याद रखना है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक। चलिए अब 39 ए समझिए, 39 ए, इस वीडियो में हम लोग टीपीएसपी समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियो में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी सारा याद कर लेंगे, कुछ नहीं है, हम भी याद करके बैठे हुए हैं तो आप भी याद कर लेंगे, इतना विश्वास रखिए कि जब हम याद कर सकते हैं तो आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 39 ए, 39 क्लॉज नहीं 39 ए आर्टिकल बोल रहा हूं मैं, इसमें बोला गया है, ये किसके तहत जोड़ा गया, बिल्कुल तुरंत तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या बोला था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोला गया है, गरीबों को, इसमें कई कंडीशन है गरीबों के लिए, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक, ये 39 ए में बोला गया है, ठीक, समझ में आ गया। देखिए यहां पर 39 क्लॉज ए और 39 ए में कंफ्यूज नहीं होना है, 39 क्लॉज ए, देखिए ये समझिए 39 क्लॉज ए ये है और 39 ए आर्टिकल ये है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, राज्य महिलाओं और पुरुषों को समान आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, और इसमें क्या बोला गया है 39 ए में कि राज्य जो है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ठीक। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये मूल रूप से संविधान में उपलब्ध था, ठीक है। चलिए अब आ जाइए अनुच्छेद 40 पे, अनुच्छेद 40 किसको नहीं पता है, अनुच्छेद 40 किसको नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है तो सुन लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की बात इसमें कंसेप्ट डाला गया है, ग्राम सभा वाली टाइप का पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। गांधी जी का जो एक तरह से उद्देश्य था उसकी बात की गई है, पंचायती राज के गठन की बात की गई है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 41 में, 41, अब देखिए यहां पर सीक्वेंस बनाइए 41, 42, 43 और 43 ए, ये किसके तहत जोड़ा गया भाई साहब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए 41, 42, 43, 43 ए, इन तीनों, इन चारों को हम लोग एक सीक्वेंस में याद करें, आपस में लिंक्ड है, ठीक है। मैंने भी ऐसे याद किया, जैसे मैंने याद किया वैसे तरीका बता रहा हूं आपको, पसंद आए तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, क्या है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, ठीक। काम मिल गया, काम मिल गया भाई साहब आपको, आप ही से पूछ रहे हैं, काम मिल गया आपको। अब जब काम मिल गया है तो उसके लिए आपको मानवोचित दशाएं चाहिए, मानवो
मानवोचित दशाएं कार्यस्थल पर, यहां आगे जोड़ दीजिएगा, कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं दशाएं प्लस प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान, ठीक है, इन सब चीजों में प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाएगी उनको। काम मिल गया, मानवोचित दशाएं हो गई, मतलब मानवोचित दशाएं मतलब वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, खाना खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। मानवोचित दशाएं प्लस प्रसूति सहायता। अब अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया है, जब ये सब हो गया है तो न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी भी मिलनी चाहिए। काम मिल गया आपको, मानवोचित दशाएं मिल गई, वहां सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। और फिर अब लिया भाई, मजदूरी इतना कम मत कर देना सुविधाएं चक्कर में कि हम खा ही ना पाए। सुविधाएं तो आपने दे दी, लेकिन हमें उतनी मजदूरी भी दो कि हम अपने जो परिवार है उसका जो सामाजिक सुरक्षा उसको सुनिश्चित कर सकें, ठीक है, स्वास्थ्य को देख सकें और उनके शैक्षणिक चीजें हैं वो भी खर्च कर सकें और कुछ सेविंग्स भी कर सकें। मतलब निर्वाह मजदूरी जो तय की गई है राज्य सरकार द्वारा उसको उपलब्ध कराना जरूरी है, ठीक है। प्लस इसमें एक चीज और जोड़ी गई है कि कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत प्लस सहकारी स्तर पर बढ़ावा, सहकारी स्तर पर बढ़ावा देना है, ठीक है। कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत और सहकारी स्तर पर बढ़ावा देना है। अभी सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कुटीर उद्योग की बात किस अनुच्छेद में की गई है, और ऑप्शन रहे 43, 44A और मान लीजिए 40, तो किसमें बोलेंगे आप, 43 अनुच्छेद में, ठीक है। चलिए अब 43A में क्या है, अब इनको भाई साहब को जोड़ा गया है अलग से, इसमें यह जोड़ा गया है कि श्रमिकों का उद्योग प्रबंधन में, श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी, ठीक है, ये जो है 43A के तहत इसको बोला गया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। 41 में क्या हो गया, काम मिल गया। 42 में क्या हो गया, मानवोचित दशाएं मिल गई आपको, ठीक है, प्रसूति सहायता महिलाओं के लिए मिल गई। 43 में क्या हो गया, 43 में बोल के न्यूनतम निर्वाह मजदूरी मिल गई, सैलरी मिल गई, और कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत सहकारी स्तर पर बढ़ावा देने की बात कर दी गई। 43A जो कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी की बात कहता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सीधे 44 में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जो हमने बोला था कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसके तहत भाग 9B जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के ZT तक बातें जोड़ी गई, उसकी बात करेंगे। क्या है, 43B, ठीक है, 43B, अनुच्छेद 43B। 43B क्या बोलता है, सहकारी समितियों की स्थापना या सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ठीक है, इस तरह से चीजों को लिख सकते हैं आप। अब 43B का हमने बताया आपको 97वें संविधान संशोधन, वो चीज पहले नोट कर चुके होंगे, दोबारा नोट सुन लीजिए, बस आपको याद आ रहा है कि नहीं, बस ये देखिए आप, ठीक है। अब आ जाइए किस पे, 44 पे। ये अनुच्छेद बहुत चर्चा में है आजकल, ध्यान रहना चाहिए आपको। क्या है, समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता, ध्यान रहेगा, समान नागरिक संहिता, ठीक। चलिए अब अनुच्छेद 45 देख लीजिए। अनुच्छेद 45 में पहले क्या था, इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, लेकिन इसमें क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत क्या कर दिया गया, बदलाव किया गया। क्या, इसको 21A में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और यहां 45 में क्या जोड़ दिया गया, 45 में ये ऐड कर दिया गया कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों, 6 वर्ष पूरा करने तक, मतलब 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष तक के बच्चों की बाल्यावस्था देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल प्लस शिक्षा का ध्यान रखेगी सरकार, देखभाल प्लस शिक्षा, ठीक है। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से
एक और चीज जोड़ी गई, 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, 6 से 14 तक के वर्ष के बच्चों को जो है अभिभावक की जिम्मेदारी है कि कर्तव्य है कि शिक्षा जो है उपलब्ध कराएं। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। चलिए ये 45 हो गया आपका। अब देखिए 46, देखिए 46 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 46। नोट करते जाइए, इमेजिन करते जाइए, अभी जैसे ही पूरा होगा एक साथ मैं बोलूंगा सोचने के लिए, तब आप अपने आप को जज करिएगा कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 46 में क्या बोला गया है, सामाजिक रूप से पिछड़े यानी SC ST प्लस आर्थिक रूप से पिछड़े पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का प्रावधान करेगा, व्यवस्थाओं का प्रावधान करेगा। कौन, राज्य करेगा। ठीक है, प्रावधान कौन करेगा, राज्य करेगा। ध्यान रहेगा। चलिए अब 47 देखिए, 47, 48, 48A, फिर 49, फिर 50 और 51। 47 एक 47 नंबर क्या बोलता है, 47 नंबर बोलता है कि लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य के लिए पोषण स्तर में सुधार, पोषण स्तर में सुधार। ठीक है, और उसके लिए मादक पदार्थों, मादक पदार्थों पदार्थों व नशीली दवाओं पर रोक, सुधार के लिए मादक पदार्थों व नशीली दवाओं जो मेडिकली प्रिफर नहीं है उनकी बात चल रही है। ठीक है, नशीली दवाओं पर रोक। ठीक है, चलिए जब राज्य के पास संसाधन, अभी आपके क्वेश्चन आएगा कि दारू तो राज्य भी सरकार बिकवाती है, लेकिन राज्य के पास जब संसाधन होंगे तब ये चीजें लागू की जाएंगी। अभी तो एक तरह से रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है ना राज्य के लिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आर्टिकल 47 नंबर। अब आर्टिकल 48 देखिए, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है, ये बोलता है भाई साहब जो आप खेत में सिंचाई के समय पानी खोल के छोड़ देते हैं और उसको सिंचाई बोलते हैं, ऐसा मत करिए। क्यों, क्योंकि हमारे DPSP में एक अनुच्छेद 48 है जिसमें बोला गया है कि वैज्ञानिक कृषि करिए भाई साहब। राज्य आपको वैज्ञानिक कृषि के लिए प्रोत्साहित करेगा, पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, गाय, बछड़े, ठीक है, वह दुधारू पशु, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा, के वध पर रोक लगाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 48 में क्या बोला गया है कि राज्य जो है वो वैज्ञानिक कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगा, पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा, गाय, बछड़े व दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए 48 तक हो गया। ठीक, अब आते हैं 48A पे। 48A भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय इसको जोड़ा गया था। ये किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। किससे, पर्यावरण से। 48A, इसमें क्या बोला गया है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, प्लस वनों व वन्य जीवों के संरक्षण की भी बात की गई है। ठीक है, 48 में पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं वन्य जीवों की संरक्षण की बात की गई है। ठीक, समझ लीजिए दोबारा। 46 में क्या था, सामाजिक रूप से पिछड़े यानी SC ST वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य जो है शैक्षणिक व अन्य व्यवस्थाओं का प्रावधान करेगा। 47 में क्या बोला गया, लोक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पोषण स्तर में सुधार और नशीले पदार्थों और मादक
पदार्थों, नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगी सरकार। ठीक है। 48 में क्या बोला गया? 48 में बोला गया कि जो वैज्ञानिक राज्य जो है किसानों को वैज्ञानिक कृषि के लिए बढ़ावा देगी, पशुपालन के लिए बढ़ावा देगी, और गाय राज्य सुनिश्चित करेगी कि गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाया जाए। 48A में क्या बोल दिया गया? 48A में जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है उसमें बोल दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों के जो है संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाए। ठीक। अब आ जाइए किस पे? आर्टिकल 49 पे। आर्टिकल 49 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 49 में बोला गया है कि देखिए अनुच्छेद 49, 50, 51। ठीक है। अब 51 देख लीजिए पहले। 51 में क्या बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। ठीक है। उसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन उसका एक तरह से की पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए, शांति को सुनिश्चित करेगी राज्य सरकार। ठीक है। और अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया है? कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण। पृथक्करण। ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया है? कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण। 51 में क्या बोला गया? अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। अब देखते हैं 49 में बोला गया है प्राचीन स्मारकों को का संरक्षण करना राज्य का उद्देश्य होना चाहिए, है ना, पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो 48 हो गया, 49 हो गया, 50 और 51। ठीक है। अब 51A में क्या बात आ जाएगी? अपने मौलिक कर्तव्य की। 51A में बात आ जाएगी मौलिक कर्तव्य की, जिसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है। चलिए, तो आपका सारा क्लियर हो गया। 49 क्या है? प्राचीन स्मारकों का संरक्षण। 50 क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथक्करण। और 51 क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति में सहयोग करना। ठीक है। वो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के माध्यम से हो, या ऐसे वक्तव्य न देने से जिससे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब हो, उन सब चीजों से माध्यम से इन चीजों को लागू किया जाएगा। ठीक। अब देखिए, इतना तो पूरा हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, अब आप सोचिए जरा, जो आर्टिकल मैं बोल रहा हूं क्या आप सोच पा रहे हैं? तुरंत। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट, वीडियो रोक करके एक बार नजर देख लीजिए, एक नजर देख लीजिए क्या है। उम्मीद है वीडियो रोक करके आपने देख लिया होगा। अब मैं जो अनुच्छेद बोल रहा हूं वो सोचिए आप कि क्या वो सोच पा रहे हैं आप। अनुच्छेद 39A, मैंने अनुच्छेद क्लॉज नहीं बोला है, अनुच्छेद 39A बोला है। सोच पाए? वेरी गुड। जो नहीं सोच पाए वो सुनिए। 39A में क्या बोला गया है? गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। वेरी गुड। अब देखिए अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 43 बताइए। 43 में क्या था? 43 में था कि न्यूनतम निर्वाह मजदूरी प्लस कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी स्तर पर बढ़ावा देना। ध्यान आ रहा है कैसे? 41 में क्या था? 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। जब काम मिल गया तो 42 में क्या हो जाएगा? मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता। जब वो भी हो गया तो 43 में क्या हो जाएगा? 42 में मानवोचित दशाएं मिल गई। ठीक है। 43 में सैलरी मिल गई। 43A में क्या हो जाएगा? श्रमिकों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। ठीक, जिसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ध्यान आ गया? चलिए, अब बताइए अनुच्छेद 44 जो चर्चा में भी है। बिल्कुल सही, समान नागरिक संहिता। ठीक है। अनुच्छेद 40 बताइए, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत गठन का बात किया गया उसमें। अनुच्छेद 48 बताइए। 48 में क्या है? वैज्ञानिक कृषि, पशुपालन, गाय, बछड़ों व दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना। अनुच्छेद 47 बताइए, लोक स्वास्थ्य, पोषण स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पोषण स्तर में बढ़ावा देना, और उसके दौरान नशीली पदार्थों, है ना, नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों आदि के सेवन पर रोक लगाना। ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण पर, पृथक्करण उनका मतलब। 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं। 39 क्लॉज सी क्या है? अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार से हो कि संसाधन या पूंजी कुछ सीमित लोगों के पास केंद्रित होकर के न रह जाए, राज्य सुनिश्चित करेगा। और 39 क्लॉज बी में क्या हो जाता है? 39 क्लॉज बी में होता है कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण राज्य सुनिश्चित करेगा। 39 क्लॉज ए में क्या होता है? 39 क्लॉज ए में ये होता है कि राज्य जो है महिलाओं और पुरुषों के लिए, पुरुषों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है।
तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको सारी रट गई होंगी। नहीं रटेंगी तो इसको चैप्टर कर लेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ करेंगे, इन दोनों को मिला करके फिर हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे। वहां तक तो आपको याद हो ही जाएगा, ये गारंटी ले रहा हूं मैं। गारंटी नहीं, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। मेरे पास कोई बूटी नहीं है कि जो ऐसे कर दिया सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी मौलिक डीपीएससी पढ़ लिया हमने, जब मौलिक कर्तव्य का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां भी हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे, एक बार सारा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और कैसा था ये तरीका तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।